हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन बायोवेदिक्स। और आप जानते हैं कि आपको हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं 11th 12th और नीट एग्ज़ाम के लिए वीडियोस। और इसी सीरीज़ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए एक नया कंसेप्ट, जिसमें हम बात करेंगे 90 टॉपिक्स के बारे में 90 दिनों तक, यानी 90 दिनों में 90 टॉपिक नीट एग्ज़ाम के लिए। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन कंपलसरी है। तो इसी सीरीज में बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका पार्ट 1 मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम इस चैप्टर का कोई एक सेक्शन डील करेंगे, यानी हम आज केवल इसमें माउथ, इसोफेगस और स्टमक की बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से हैं। यानी जो फूड में कंपोनेंट हैं वो 6 टाइप के हैं मेजर कैटेगरी में अगर डिवाइड करें तो। पहला है बच्चों कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर फैट, फिर विटामिन, मिनरल एंड वाटर। यानी किसी भी फूड में इन 6 कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। डाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें तो डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, और डाइजेशन प्रोसेस से वो सिंपलर फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं डाइजेशन के एक ओवरव्यू की। यानी जब हमने फूड कंज्यूम किया तो सबसे पहले माउथ में डालते हैं उसे, फिर उसके बाद बकल कैविटी में पहुंचता है, फिर फेरिंग्स में, फिर ईसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक में, फिर बच्चों ड्यूडेनम में, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जैजुनम और इलियम में, और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहां से रेक्टम और फिर एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इस ओवरव्यू की बात करें तो आज हम यहाँ पर केवल इन 4 टॉपिक्स की बात करेंगे, यानी माउथ की, ऑरल कैविटी की, ईसोफेगस की और फिर स्टमक की। यानी हम इन 4 डिटेल्स की बात करेंगे, और जो बाकी के रिमेनिंग कंटेंट हैं वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला टॉपिक, यानी माउथ। बच्चों माउथ कोई अपने आप में एज इट इज़ कोई बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, ये केवल स्पेस है बिटवीन द लिप्स। यानी आपके होठों के बीच में जो स्पेस है वो उसे माउथ कहते हैं। जब वो होठ बंद है तो माउथ बंद है, और जब वो होठ खुले हैं तो माउथ खुला है। इट इज़ ओनली दैट। फिर उसके बाद अगला स्ट्रक्चर है बकल कैविटी, इसे ऑरल कैविटी भी कहते हैं बच्चों। तो बकल कैविटी में आपको जो याद रखना है, पैलेट होता है ऊपर की तरफ, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद सॉफ्ट पैलेट होता है नीचे की तरफ। फिर उसके बाद आपको जिंजीवा दिख रहा होगा, जिंजीवा कहते हैं गम्स को, यानी मसूड़ों को बच्चों। और फिर उसके बाद टॉन्सिल्स दिख रहे होंगे, जो टॉन्सिल्स पैलेट में पाए जाते हैं उन्हें पैलेंटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चीक्स जो हैं वो बकल रीजन में ही आते हैं। तो इस सब में सबलिंगुअल रीजन होता है नीचे वाला, जीभ के नीचे वाला। तो इन सब में आपको 3 बेसिक चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। नीट का क्वेश्चन यहाँ से पड़ता है। यानी आपको टीथ की डिटेल लेनी है, पैलेट कैसा होता है, क्या फंक्शन होता है वो देखना है, और उसके बाद टंग का क्या फंक्शन है उसे देखना है। तो बात कर लेते हैं टीथ की। तो बच्चों डेंटिशन एक टर्म होती है जिसमें हम बात करते हैं नंबर ऑफ टीथ, काइंड ऑफ टीथ और अरेंजमेंट ऑफ टीथ की। और टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें तो थीकोडोंट, हेटेरोडोंट और डाइफाइडोंट 3 टाइप्स के टीथ हैं। थीकोडोंट तो वो टीथ होते हैं बच्चों जो सॉकेट्स में अरेंज हैं, यानी ऐसे दांत जो किसी सॉकेट में गड़े हुए हैं, धसे हुए हैं, ऐसे टीथ थीकोडोंट कहलाते हैं। और इसका एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के टीथ हैं, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ऐसे ही हेटेरोडोंट है, यानी अगर डिफरेंट टाइप्स के डिसिमिलर टीथ पाए जाते हैं हमारी माउथ में, तो ऐसे टीथ जो हैं वो हेट्रोडोंट होते हैं। जब एक ही टाइप के टीथ होते हैं तो उन्हें होमोडोंट कहते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के टीथ हैं। फिर बच्चों अगली टर्म है डाइफायोडोंट। और डाइफायोडोंट होते हैं वो टीथ, वो दांत जो हमारे पूरे जीवन में 2 बार निकलते हैं, यानी टीथ अपेयर ट्वाइस इन अ होल लाइफ। तो ऐसे टीथ जो 2 बार निकलते हैं उन्हें डाइफायोडोंट कहते हैं। और ये टीथ मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ कहलाते हैं। मिल्क टीथ वो जो दूध के दांत होते हैं, बचपन में निकलते हैं, फिर टूट जाते हैं कुछ समय बाद। और परमानेंट जो निकलते हैं और फिर कभी नहीं टूटते जीवन के साथ। तो आगे बात करें बच्चों डेंटल फार्मूले की। तो द काइंड एंड नंबर ऑफ टीथ आर एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला इज कॉल्ड द डेंटल फार्मूला। यानी टीथ कितने हैं, कैसे हैं,
उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फार्मूला डिसाइडेड है, उसे कहते हैं हम डेंटल फार्मूला। इस फार्मूले में हमें पता चलता है बच्चों के एडल्ट के पास 32 टीथ हैं और चाइल्ड के पास 20 टीथ हैं, 20 टीथ हैं। तो जो एडल्ट के टीथ हैं उसमें ऊपर और नीचे के जबड़ों को यहाँ पर दिखाया गया कि 2 ऊपर और 2 नीचे हैं इंसिजर, एक ऊपर एक नीचे कैनाइन, 2 ऊपर 2 नीचे प्रीमोलर। मोलर्स जो हैं वो 3 ऊपर और 3 नीचे हैं। बच्चों में भी ऐसे ही एक कहीं ना कहीं अरेंजमेंट होता है, लेकिन बस बच्चों में प्री मोलर्स नहीं होते और जो मोलर्स होते हैं वो 3 की बजाय 2 होते हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और टीथ होते हैं विजडम टीथ। एक्चुअली ये टीथ जो हैं वो 20 साल की एज के बाद निकलते हैं, कुछ कुछ में 25 साल की एज के बाद भी निकलते हैं, इसीलिए इनका नाम विजडम टीथ रखा गया। और ये जो विजडम टीथ हैं वो सबसे लास्ट में पाए जाते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों स्ट्रक्चर में 3 बेसिक चीज़ें हैं, क्राउन, नेक और रूट। तो बच्चों टीथ का डायग्राम आपको डिटेल तैयार करना है, एनसीईआरटी से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि ओडोंटोब्लास्ट पाया जाता है डेंटल पल्प में, जो डेंटाइन सिक्रीट करता है। और ये जो डेंटाइन है हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है बच्चों, जो दांतों पे चमक आती है आपके, वो इसी डेंटाइन की प्रेजेंस की वजह से आती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल था। फिर आगे बात करें बच्चों टंग की। टंग एक फ्री मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, यानी फ्री मूव करने वाला है, और ये कहीं ना कहीं अटैच रहता है फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी से, और जिससे अटैच है उसे कहते हैं फ्रेनुलम। टंग का जो फंक्शन है बच्चों वो है फूड को मिक्स कराना, यानी टीथ की हेल्प से ये कहीं ना कहीं फूड को मिक्स कराने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टंग। टंग की और बात करें तो टंग के जो अपर सरफेस है उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, और जिन्हें पेपिली कहते हैं, उभार हैं छोटे छोटे। और इन पेपिली में टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो आपको दूंगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। फिर अगली बात करें बच्चों फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पैसेज है डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, यानी आपका फूड और एयर यहाँ से फेरिंग से होकर के गुजरती है। तो बच्चों ईसोफेगस की ओपनिंग भी फेरिंग से ही है, और जो लैरिंग्स की ओपनिंग है जिसे ग्लॉटिस भी कहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फेरिंग से ही कंसर्न रखता है। तो फेरिंग्स एक इम्पोर्टेंट रीजन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कहीं ना कहीं मुंह से आगे की तरफ चीज़ों को बढ़ाता है, चाहे वो एयर हो चाहे वो फूड हो, इस तरह से। फिर ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस एक स्ट्रक्चर है जो एपिग्लॉटिस के थ्रू गार्डेड है। और बच्चों जब फूड पास होता है फेरिंग से तो एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को बंद कर लेता है, ढक लेता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो कहीं ना कहीं विंड पाइप में नहीं पहुंच पाता। ये कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो फूड को विंड पाइप में, एयर पाइप में एंटर करने से बचाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन आता है ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस पे, आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करें बच्चों ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है, लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी है, और ये स्टमक तक पहुंचती है। और इसको स्टमक तक पहुंचने के लिए डायफ्राम को क्रॉस करना पड़ता है, और डायफ्राम एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो थोरेक्स और एब्डोमेन, यानी जो आपके चेस्ट रीजन है और जो आपका पेट वाला हिस्सा है उसको सेपरेट करता है। तो इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। फिर आगे बात करें बच्चों ईसोफेजियल स्फिंक्टर की। इसे गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, और ये पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ईसोफेगस है, यानी ईसोफेगस के सबसे पिछले वाला हिस्सा है। और ये यहाँ पर एक 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 वॉल पाया जाता है जिसे स्फिंक्टर वॉल भी कहते हैं। ये वॉल बना रहता है ईसोफेजियल स्फिंक्टर मसल से, और इसका काम है कि जो फूड ऊपर से गया ईसोफेगस से वो स्टमक तक पहुंचा दे, ये उस पर कंट्रोल करता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पेरिस्टाइलिस एक और एक टर्म है बच्चों, जिसमें जो फूड जब ईसोफेगस से स्टमक तक जा रहा था तो उसके लिए जो ईसोफेगस है उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक कॉन्टिन्यूस मैनर में करना पड़ रहा था। उस प्रोसेस को कहते हैं हम पेरिस्टेलिक मूवमेंट, और इस मूवमेंट की वजह से ही जो खाना है वो इस ईसोफेगस में ऊपर से नीचे की ओर सरक पाया। तो बच्चों यहाँ पर तो हम पेरिस्टेलिस ईसोफेगस में पढ़ रहे हैं, ये खाने को, फूड को नीचे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करती है, लेकिन पेरिस्टेलिस मूवमेंट इंटेस्टाइन में भी होता है, वहाँ पर भी भोजन को, फूड को
आगे सरकाने के लिए, आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कहीं ना कहीं पेरिस्टेलिक मूवमेंट यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप याद रखिएगा, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं स्टमक की। स्टमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर डायफ्राम के जस्ट नीचे एग्जिस्ट करता है एब्डोमिनल कैविटी में। इसके 3 बेसिक पार्ट हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और बच्चों ईसोफेगस इसमें ओपन होती है और ये आगे ओपन हो जाता है ड्यूडेनम में। तो जो कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक रीजन है, इसमें जो पाइलोरिक रीजन है वो सबसे नीचे वाला रीजन है और यही पाइलोरिक रीजन से ही जो स्टमक का फूड है वो इंटेस्टाइन में एंट्री करता है। तो यहाँ पर भी एक वॉल पाया जाता है, उस वॉल को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और मैंने पहले ही बताया कि स्फिंक्टर एक टाइप की मसल्स हैं। और बच्चों ये जो स्फिंक्टर है यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ फूड टू द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन में फूड को कब जाना है कब नहीं जाना है, तो इसकी जिम्मेदारी इस स्फिंक्टर की है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही टॉपिक है। देखने के लिए धन्यवाद। और अगला टॉपिक हम आपको तुरंत प्रोवाइड कराएंगे, हो सकता है आज ही या कल। तो इस इन्फॉर्मेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आई हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 90 डेज़ 90 टॉपिक।